धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी दो चीजों के आसपास अपनी पूरी राजनीति को समेट चुकी है, एक धर्म और दूसरा राम का नाम। इसी के आसपास तमाम चीजें बुनी जा रही हैं, गढ़ी जा रही हैं, पिछले काफी समय से देख सकते हैं। लेकिन अगर इसी बीच एक बयान बिहार से आ जाए और वो भी एनडीए के एक सहयोगी और वो भी एक पार्टी के मुखिया का, और वो कह दे कि मैं तो राम के अस्तित्व को मानता ही नहीं हूं, वो कह दे कि मैं तो रामायण के अस्तित्व को मानता ही नहीं हूं, और भारतीय जनता पार्टी के बोल वचन बड़े शांत प्रिय रूप में सामने आए, यानी कि वो चीखते हुए अंदाज में सामने ना आए कि इसको पार्टी से निकाल दो, इसको सरकार से निकाल दो, तो बहुत सारे सवालों को जन्म देते हैं। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से आपके सामने रखूंगा। तस्वीरों के ज़माने ये भी बताऊंगा किसने बयान दिया है, तस्वीरों के ज़माने ये भी बताऊंगा आपको कि बीजेपी वाले किस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं और उनके रिएक्शन पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है थोड़ा राजनीतिक खाका आपके सामने खींच लेते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ ज़्यादा सीटों पर नहीं जीत पाती है तो वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी, यानी कि नरेंद्र मोदी की वापसी नहीं हो पाएगी। आप जानते हैं 2019 में 64 सीटों पे बीजेपी यहाँ आ गई थी, उससे पहले 2014 में 71 सीटों पे होती थी। और अब आजकल आपने तस्वीरें देखी होंगी कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर तस्वीरें टीवी चैनल पर लाइव चलवाई गई हैं। बताया गया कि देखिए पूरी जगह को समतल कर दिया गया, चबूतरा बना दिया गया, रामलला यहाँ पे विराजमान होंगे। और इसके अलावा आदित्यनाथ योगी को सीएम का चेहरा बनाकर, क्योंकि 2017 में वो सीएम का चेहरा नहीं थे, इस बार उनको सीएम का चेहरा बनाकर यह साबित कर दिया गया है कि धर्म के आसपास अपनी राजनीति को रखा जाएगा। क्योंकि बंगाल चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खसारे में जा रही है और जो वो तमाम चीज़ें लोगों पर थोपने की कोशिश कर रही है उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश को हर हाल में अपने कब्जे में रखना है। वैसे उसके बाद पंचायत चुनाव हुए थे अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी काफ़ी हद तक तस्वीर साफ कर दी थी। और इसी के दम पे आपने देखा होगा अखिलेश यादव आजकल कहते हैं कि हम 400 सीटें जीत कर आएंगे। लेकिन तमाम तरफ से धर्म और राम का नाम बढ़ाया जा रहा है और उस दौर में बिहार से क्या तस्वीर आ रही है वो देख लीजिए। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा ये एक पार्टी है और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी। आप जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, और वर्तमान समय में जो एनडीए की सरकार है जिसमें जेडीयू है, जिसमें बीजेपी है, जिसमें जीतन राम मांझी है, जिसमें मुकेश सहनी है, उस पार्टी में, उस सरकार में इनकी पार्टी शामिल है। इनका बेटा उस सरकार में मंत्री भी है। इन्होंने एक बयान दे दिया, इन्होंने कहा कि मैं राम के अस्तित्व को नहीं मानता और मैं रामायण को भी सच्चा नहीं मानता हूं, मैं उसको सत्य नहीं मानता। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते हैं। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते हैं। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। सुन लिया आपने किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, और उनके बयान के बाद एक भूचाल खड़ा हो गया है, एक हंगामा खड़ा हो गया है। क्यों खड़ा हो गया है ये बताऊं आपको, उससे पहले आपको मुझे लगता है ये समझना चाहिए कि आखिर इन्होंने बयान दिया क्यों, इन्हें बयान देने की इस मौके पे ज़रूरत क्या पेश आई। खबर के अगले हिस्से में देख लीजिए। देखिए यहाँ मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने निकाल के लाया हूँ, उस पर आप गौर करेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। आजकल आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार की लगता है कुर्सी जाने वाली है, जिसको लेकर शिवराज सिंह सरकार ने एक भगवाकरण वाला पूरा एजेंडा लॉन्च कर दिया। उनकी संस्कृति मंत्री कहती है कि जब तक पूरी दुनिया का भगवाकरण नहीं होगा शांति नहीं होगी। उनका चिकित्सा शिक्षा मंत्री कहता है कि हम लोग MBBS की पढ़ाई करने वाले बच्चों को फाउंडेशन कोर्स में, यानी कि पहले ही साल के कोर्स में रामचरितमानस पढ़ाएंगे, और RSS के दूसरे जो बड़े नेता गुजरे हैं गवार वगैरह उनके बारे में पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो इनका शिक्षा मंत्री है मोहन यादव, वो कहता है कि हम बच्चों को ग्रेजुएशन से ही रामचरितमानस और गीता और तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ाएंगे। इसके अलावा वो एक प्रस्ताव पास कर देता है कि यहाँ पे कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। तरह तरह के वहाँ से शगुफे छेड़े जा रहे हैं और तमाम चीज़ें धर्म के आसपास रचने और बसाने की कोशिश की जा रही है ताकि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी बचाई जा सके। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश सरकार के अंदर गृह मंत्री हैं। माना यह जा रहा है कि चुनाव से पहले
जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है उससे पहले शिवराज की कुर्सी जा सकती है और नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाकर मध्य प्रदेश में बीजेपी ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में खुश कर सकती है। नरोत्तम मिश्रा एक ब्राह्मण चेहरा है, ये आप जानते ही हैं। तो उसके चलते पूरा कैंपेन वहां पे लॉन्च कर दिया गया है भगवाकरण का। तो उसी क्रम में अब बात की जा रही है बिहार में। कहा जा रहा है मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार के स्कूलों और कॉलेजेस में जो है रामायण पढ़ाई जाए, रामचरितमानस पढ़ी जाए और गीता पढ़ाई जाए। इसको लेकर सबसे पहले जो आवाज़ उठाई वो बीजेपी के विधायक और मंत्री ने उठाई थी। नीरज कुमार बबलू उनका नाम है। उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि मैं अपनी सरकार से मांग करता हूँ कि एमपी की तर्ज पर यहाँ के स्कूलों में, यहाँ के कॉलेज में रामचरितमानस और गीता पढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जो स्वास्थ्य के मामले में कभी कुछ कर नहीं पाते हैं, बच्चे चमकी बुखार से मर जाते हैं, बच्चे इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों से मर जाते हैं, ऑक्सीजन तक ये नहीं दिलवा पाते हैं। कोरोना के दौर में लोग कैसे मर जाते हैं, और अब वायरल और डेंगू चल रहा है, उस पर रोकथाम नहीं लगा पाते हैं, लेकिन ऐसे बयान देने में आगे आ जाते हैं। उनका कहना है कि जब हर घर में रामायण होती है, जब हर घर में गीता होती है, यानी कि मौजूद है पहले से, तो ऐसे में क्यों स्कूलों और कॉलेजों में रामायण और गीता ना पढ़ाई जाए और इसे पढ़ाए जाने से भारत का गौरवान्वित इतिहास तमाम बच्चों को पता चलेगा। ये एक अच्छा कदम है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो इनके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल वो भी बयान देते हैं और इन दोनों मंत्रियों के बयान का समर्थन करते हुए स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर रामचरितमानस और गीता पढ़ाए जाने की वकालत करते हैं। लेकिन जेडीयू के विधायक और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी इस बारे में पहले तो कन्नी काट जाते हैं, लेकिन बाद में जब पत्रकार जिद करने लग जाते हैं तो उस पर कहते हैं मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जब मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा उसके बाद हम इस पर गौर करेंगे। यहाँ मैं आपके सामने एक चीज़ याद दिला देना चाहता हूँ। जब भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि 2 बच्चों का कानून बनेगा तो उस पर झटाक से रिएक्शन नीतीश कुमार ने दिया कि हम कोई जबरन किसी पर कम बच्चे पैदा करने का कानून नहीं थोपना चाहते, ये लोगों का अपना विवेक है, वो कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब लव जिहाद कानून बनाने की बात उत्तर प्रदेश में उछली तो इसकी मांग बिहार में भी की गई, लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि हम बिहार में ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे। जैसा अभी आपने देखा होगा नीतीश कुमार की जन्मभूमि है, उसका नाम बख्तियारपुर गांव है और बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाना चाहिए। तो इस पर भी नीतीश बहुत भड़क गए थे, गुस्से में आ गए थे। उन्होंने कहा मेरी जन्मभूमि है, उसका नाम कभी बदला नहीं जाएगा। आप समझ सकते हैं बख्तियारपुर नाम मुस्लिम होने की पहचान देता है, इसलिए बीजेपी वाले उसको बदलने की बात करें और यह तमाम उत्तर प्रदेश में होता है। तो हमेशा से जेडीयू को जब आप देखेंगे, नीतीश कुमार को जब आप देखेंगे तो उनकी पार्टी एक अलग स्टैंड लेती रहती है। तो यहां भी उन्होंने उसी तरीके का स्टैंड लिया है। अब यहां आपके सामने रखते हैं कि जीतन राम मांझी के बयान को लेकर किस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही, वो देख लीजिए। देखिए जिस अंदाज में बयानबाजी सामने आनी चाहिए उस अंदाज में बयानबाजी सामने नहीं आई। होना तो ये चाहिए था कि बीजेपी वाले बयान देते कि जीतन राम मांझी को सरकार से बाहर निकालो। 4 विधायक हैं उनके, इन्हें पता है उन्हें बाहर निकाल दिया तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह नहीं पाएंगे, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो बीजेपी भी सत्ता में नहीं रह पाएगी। और आरजेडी जो है और कांग्रेस जो है वो तो इसी इंतजार में बैठी है कि कब जीतन राम मांझी और कब मुकेश सहनी वहां से टूट के इधर आ जाएं और ये उन दोनों को डिप्टी सीएम बना दें, यानी कि उप मुख्यमंत्री बना दे। 2 मिनट में अभी जीतन राम मांझी को ऑफर दीजिए कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, मुकेश सहनी को भी कह दीजिए उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। पता चला ये दोनों अपने 8 विधायक लेके इधर आ गए, पूरी सरकार जो है नीतीश कुमार की गिर गई। तो इसका एहसास बीजेपी वालों को भी है, तो इसलिए वो ये बोल ही नहीं रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं। हम आपके सामने बीजेपी के विधायक अब जो ज़्यादा बोलते हुए आपको हर जगह नजर आते हैं, हरिभूषण ठाकुर बचोल उनका नाम है। उन्होंने कहा कि अपने नाम में जीतन राम मांझी को जीतन राम मांझी की जगह जीतन राक्षस मांझी लिखवा लेना चाहिए, और वो कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। पहले उनका बयान सुन लीजिए। आदरणीय जीतन राम मांझी जी के माता पिता ने जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं नाम रखा? जीतन राम मांझी नाम रखा चूंकि राम का अस्तित्व है, इसलिए जीतन राम मांझी नाम रखा। चंद वोट के लालच में भारत के संस्कृति के साथ एक खिलवाड़ है, उनसे ऐसी आशा नहीं थी। हमारा सवाल ये है, क्या बचोल को ये नहीं कहना चाहिए था कि जीतन रावण मांझी लिखवा लेना चाहिए था? यहाँ भी उन्होंने बहुत सभ्य अंदाज में, बहुत सधे हुए अंदाज में राक्षस बोल के पूरे मामले को छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने जीतन रावण मांझी बोल दिया तो सरकार गिर जाएगी और बचोल पे पूरा उसका नजला गिरेगा हाई कमान का, जो दिल्ली में बैठे हुए और बिहार में सत्ता कर रहे हैं। बिहार में अगर इस समय सरकार गिर गई, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उसका बहुत बड़ा खमियाजा उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए बयान तो दे रहे हैं, लेकिन सधे हुए से अंदाज में दे रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा, मंत्री का बयान रख देता हूं आपके सामने।
जो बीजेपी के विधायक और मंत्री हैं, नाम है नितिन नवीन। उन्होंने कहा, राम पर सवाल उठाने वाले लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हो सकता है उनसे उसका कुछ भला हो जाए, लेकिन देश का भला नहीं होगा। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। सहयोगी होने से मेरा भाई भी अगर गलत चीज़ के लिए बात कहेगा तो गलत को गलत हम तो नहीं कह देंगे ना, हम सही तो नहीं कह देंगे उस दिन। जो गलत है वो गलत है। राम पे सवाल उठाने वाले लोग राजनीति रोटी सेकने का प्रयास करते हैं, और राजनीति रोटी सेकने से इससे उनका भला हो सकता है, इससे राज्य और देश का भला नहीं हो सकता। सुन लिया आपने। पत्रकार ने पूछा वो तो आपके सहयोगी है, तो उन्होंने कहा मेरा सहयोगी है या मेरा कोई भाई है, जो गलत है मैं उसको गलत कहूँगा। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा भैया इनको सरकार से निकाल दो, कोई ये नहीं कह रहा कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दो, कोई ये नहीं कह रहा है कि राम के अस्तित्व को नकारने इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, कोई ये नहीं कह रहा है कि इनको उठा के जेल में डाल दिया जाए। जानते हैं क्यों? जैसे मैंने बताया आपको, बिहार में सरकार गिरी, असर उसका उत्तर प्रदेश में होगा। और इसके अलावा जब हम लोगों ने नेशनल लेवल पर सर्च करने की कोशिश की कि क्या भारतीय जनता पार्टी का संबित पात्रा टाइप का कोई प्रवक्ता धुआंधार तरीके से इस मामले में बोल रहा है, और क्या कोई भोंपू मीडिया का दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस पूरे मामले को लेकर अपनी गर्मी दिखा रहा है, अपनी स्टूडियो में डिबेट कर रहा है, तो हमें भी मिल नहीं पाया है। हालांकि ये मामला पिछले 2 दिन से लगातार वहां पे तूल पकड़ रहा है। तो ये खामोशी या ये जो नरमी बरती जा रही है जीतन राम मांझी के बयान को लेकर, ये बहुत सारे सवालों को जन्म देती है। लेकिन लगता है ये मामला इतना आसानी से रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि जेडीयू और कांग्रेस जो है, आरजेडी और कांग्रेस वो इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। क्या सरकार रहेगी कि जाएगी, या ये बयान पे जीतन राम मांझी वापस से अपनी माफ़ी मांग लेंगे और इस मामले को सुलटा देंगे? क्या होगा कुछ पता नहीं है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।